नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। बात करेंगे खबरों पर, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में किया जाएगा कैबिनेट बैठक का आयोजन। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। वहीं सभी कैबिनेट मंत्रियों को किया गया सूचित। बैठक का एजेंडा आज तय किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। सभी कैबिनेट मंत्रियों को किया गया सूचित। कैबिनेट का एजेंडा आज तक किया जाएगा जारी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है आज। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक का किया जाएगा आयोजित। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, सुबह 11 बजे से लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। क्या ऐसे अहम प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की आज जो बैठक होने वाली है वो अहम बैठक मानी जा रही है। ये जो बैठक है सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जानकारी जो मिल रही है, लगभग 1 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होगी। सभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबको सूचित कर दिया गया है और बैठक का एजेंडा जो आज तक जो जारी किया है, तमाम जो बिंदुओं पर बैठक जो होगी उस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसको लेकर भी मंथन होगा कि किस तरीके से अपनी बातों को बीजेपी जाके गांव-गांव हर जगह बताएगी। फिलहाल तमाम बिंदु हैं, किसान से लेकर और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है बैठक में। अब देखना ये होगा कि बैठक में किन किन जो मेन प्रस्ताव है उन पर मोहर लगती है और 2024 चुनाव को लेकर क्या तैयारियों को लेकर क्या चर्चाएं की जाती है। जी, साथ ही जो बैठक का एजेंडा है वो अभी तक तय नहीं किया गया है, तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कब तक जो बैठक का एजेंडा है वो तय कर जारी कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बैठक में कई बिंदु पर चर्चा होनी है। शुरुआत लगभग भवन में 10-11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी और अहम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। कई बिंदु हैं, जैसे किसान को लेकर, बिजली को लेकर, तमाम जो पॉइंट है उस पर चर्चा होगी। लेकिन जो अगर बैठक की मेन बात करें तो 2024 चुनाव को मेन टारगेट करेगी बैठक की, किस तरीके से इस चुनाव को जीता जाए, ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से सीटों को निकाला जाए, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन जब बैठक होने के बाद ही जब प्रस्ताव सामने बैठक में रखे जाएंगे, उसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित होते हैं वो जानकारी बिल्कुल आने वाले समय में मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही आने वाले चुनाव से पहले तमाम तरह के जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। फिलहाल बैठक का एजेंडा अभी तक तय नहीं किया गया है। सुबह 11 बजे के आसपास कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद अहम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लगकर एजेंडा तय किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। वहीं खबर हम आपको हरदोई से बता दें, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई। तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। बोलेरो काट कर बाहर निकाले जा रहे शव। बचदेवरा थाने में 12 कट के निवासी थे सभी। घायल घटनास्थल पर पहुंचे एसपी केशव चंद्र गोस्वामी।
तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरदोई से खबर हम आपको बता दें जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। बोलेरो काटकर बाहर निकाले जा रहे सभी के शव। पचदेवरा थाने में 12 कट के निवासी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। घायल घटनास्थल पर पहुंचे एसपी केशव चंद्र गोस्वामी। सवायजपुर के खमरिया और पुलिया के पास ये हादसा हुआ है। हरदोई से खबर बता दें आपको, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराने पर बोलेरो सवार 5 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। एक बच्चे समेत इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बता दें कि बोलेरो को काटकर सभी मृतकों के शव बाहर निकाले जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। जानकारी के अनुसार पचदेवरा थाने में 12 कट के निवासी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी केशव चंद्र गोस्वामी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हरदोई से हमारे साथ संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। आलोक, किस वक्त हुआ ये हादसा? जी, हादसा करीब शाम कल 9 बजे का है, जहां पर एक बोलेरो गाड़ी जिसमें परिवार के लोग चार लोग थे, जो समाजपुर के कोतवाली की तरफ से नया गांव सांडी की तरफ आ रहे थे। अनियंत्रित होकर जो बोलेरो गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों के साथ एक 4 साल के मासूम की भी मौत हो गई। 5 लोगों को तुरंत मौत हो गई, जिनको जो है अस्पताल लाया गया, वहां पर डेथ घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा हादसा था जो एक तेज रफ्तार गाड़ी का हुआ। जी, इस घटना में क्या किसी के घायल होने की बात भी सामने आ रही है? ये चारों लोग घायल थे, जिसमें बच्चे की तो तुरंत मौत हो गई थी और चारों को अस्पताल में डेथ घोषित कर दिया गया। जी, मौके पर फिलहाल कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? और सबों को और घायलों को काटकर गाड़ी निकाला गया था, जिसके बाद अस्पताल लाया गया, जहां पे उनको डेथ घोषित कर दिया गया। मौके पर थाना समाजपुर और कोतवाली पुलिस पहुंच चुकी थी मौके पर। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि हरदोई में हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद एक बच्ची समेत तो 5 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिसमें एकता दौड़ का शुभारंभ करते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बता दें आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, जिस पर एकता दौड़ का आयोजन किया जाना है। किसी भी प्रकार के बात से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र नेशन फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है, उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने का एक नया भाव पैदा कर सके, इस विश्वास के साथ मैं एचएएल को धन्यवाद दूंगा, स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी लोगों ने आज जिस भाव के साथ इस एकता दौड़ के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक और भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, एचएएल के जनरल मैनेजर और दूसरे सारे ऑफिशियल्स और यहां मौजूद मेरे साथियों, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बतलाया कि हम सभी देश के प्रथम गृह मंत्री की जयंती के अवसर पर यहां रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे देश में यह एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन जहां हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों के विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका निभाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजाम शाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई होती। कल्पना कीजिए यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वे हमेशा सच्चे हकदार रहे हैं। 2013 में मुझे याद है कि जिस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे, उस वर्ष हमारी पार्टी ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम मैंने किया था। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और आज 10 साल बाद मैं लखनऊ में बतौर रक्षा मंत्री इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को मैं झंडी दिखा रहा हूं। यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर साल इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान के महत्व को समझ सके और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश लेकर जनता के बीच उनका संदेश पहुंचाए और उसको जगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कराया है और उसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है और दुनिया की कोई भी प्रतिमा सरदार पटेल की इस प्रतिमा से बड़ी नहीं है। यह भी हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। मैं कई बार केवड़िया गया हूं, वह एक प्रेरणा स्थल है। आप लोगों को जानकर यह हर्ष होगा कि प्रेरणा स्थल होने के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है और इसलिए आप लोग भी जब भी गुजरात जाएं, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा आप सभी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने के लिए जाना चाहिए। मेरे युवा साथियों,
सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है, एकता के संकल्प का दिन है और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने का भी यह दिन है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एकता का संकल्प भी लेने का आग्रह करूंगा। इस काम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि देश का युवा आगे आए और दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण के लिए वह काम करे। आज प्रधानमंत्री जी युवाओं को एक पंच। तो यहाँ सरदार पटेल की जयंती पर आपने पहले सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर अयोध्या से है, जहां 5 नवंबर को होगा रामलला के सामने अक्षत पूजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा अक्षत पूजन। 5 नवंबर को रामलला के सामने किया जाएगा अक्षत पूजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले होगा अक्षत पूजन। पूजित अक्षत संपूर्ण भारत में किया जाएगा वितरित। भारत के 50 केंद्रों से कार्यकर्ता पहुंचाएंगे केंद्रों पर। खबर अयोध्या से, जहां पर 5 नवंबर को होगा रामलला के सामने अक्षत पूजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा अक्षत का पूजन। पूजित अक्षत संपूर्ण भारत में किया जाएगा वितरित। भारत के 50 केंद्रों से कार्यकर्ता पहुंचाएंगे केंद्रों पर। 5 नवंबर को होगा रामलला के सामने अक्षत पूजन। खबर आपको अयोध्या से बता दें, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षत पूजन का आयोजन किया जाना है 5 नवंबर को, क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? चाहूंगा कि वो दिन अब खत्म हो रहे हैं जब रामलला की भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसकी तैयारी यहाँ पे ट्रस्ट कर रही है। जो यहाँ पे जितने ट्रस्टी हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और सबको निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। ये लगभग 500 वो बनाए जाएंगे जहाँ पे का नाम है, हर राज्यों में, और हर राज्यों को लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से। वहाँ अक्षत पूजन में कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगभग ये मान के चलिए 5 लाख गाँवों को ये अक्षत पूजन पहुंचाने का कार्य करेंगे और लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों को तक ये अक्षत पूजन जाएगा। और ये अक्षत पूजन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो तो पहले अक्षत का ही कार्य होता है, चाहे जितना जो शुभ काम हो। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनाने उसमें भी, और यहाँ जो जनता है, यहाँ पे जितने लोग हैं, काफी उत्साह है धीरे धीरे करके जितने लोग हैं वो अक्षत पूजन के लिए और भव्य राम मंदिर के लिए तैयार हो। अभी तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष है, उनसे बात कराते हैं कि अध्यक्ष जी आइए बताइए कि कैसा रहेगा जब रामलला का अक्षत पूजन होगा। जय श्री राम। पावन श्री राम के नगरी में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का पूरे गांव में, जिले जिले में, प्रांत प्रांत में, हर घर में अक्षत का ट्रस्ट के द्वारा सभी को निमंत्रण जारी हो गया है। लाखों के संख्या में प्रतिदिन अयोध्या रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और अयोध्या में तीर्थ पुरोहित समाज जो है सदा लगा हुआ है राम जी के नगरी में अक्षत पूजन के लिए। गांव गांव में प्रचार कर रहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का दर्शन करें। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो अक्षत पूजन की तैयारियां कर ली गई हैं और 5 नवंबर को यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अक्षत पूजन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जी बोलिए। ये भी जानना चाहेंगे कि अक्षत पूजन के बाद जो अक्षत है वो संपूर्ण देश में वितरित करने की बात कही जा रही है, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी अंबिका जी बताना चाहेंगे कि ट्रस्ट ने पहले ही लिस्ट जारी कर दी है, हर प्रदेशों से लोगों को यहाँ बुलाएगा और वहाँ पे जो है पूरा वो
कैंप भी लगाएगा कि जगह जगह पे जहां पे है, हर गांव में अलग अलग क्षेत्रों से ये प्रदेश की जिम्मेदारी रहेगी कि हर प्रदेशों की अपने क्षेत्र में कितना कहां तक पहुंचाए। तो हर प्रदेशों को आह्वान कर दिया गया, कुछ विदेशों में भी जाएगा जो वहां से लोग आह्वान किया गया। तो अक्षत पूजन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि अक्षत के बिना ही कोई कार्य नहीं होता। तो पहला कार्य जो ट्रस्ट करेगी अक्षत पूजन का कार्य करेगी। और दीपावली के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पूरा सिस्टम बना लिया है कि बराबर कार्यक्रम चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आरपी सिंह आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि 5 नवंबर को अक्षत पूजन का आयोजन किया जाना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले किया जाएगा अक्षत पूजन। साथ ही कार्यकर्ता तमाम केंद्रों पर अक्षत पहुंचाएंगे। अक्षत पूजन होने के बाद पूजित अक्षत संपूर्ण भारत में किया जाएगा वितरित। खबर बागपत से, जहां बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा। बाइक के ओड़े पर खच्चे ट्रक छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।